Hello students, today we'll start your poem number 1 from your Hornbill book, A Photograph, written by Shirley Twilson. So first we'll have an introduction of the lesson. The poem A Photograph is written by Shirley Twilson. In this poem, she recalls her mother and her memories while looking at a childhood photograph when her mother was 12 years old or so. She has been deceased 12 years ago and she cannot explain her grief on her mother's loss. Now class, ये जो पोएम है अ फोटोग्राफ, ये एक रिटन है. इट इज रिटन बाय शर्ली ट्विल्सन. इस पोएम के अंदर जो राइटर हैं वो अपनी पोएम अपनी मदर को याद कर रही हैं, उनकी मेमोरीज के बारे में सोच रही हैं, और ये सारी चीजें वो एक फोटोग्राफ को देखकर अपनी मदर की एक फोटो एल्बम देखते हुए, उसमें जब उनको उनकी मदर की एक फोटोग्राफ दिखती है उसको देखती है और उसको देखकर उनको याद करती है. वो क्यों याद करती है? क्योंकि उनकी मदर जो है शी इज नो मोर विथ हर. उनको मरे हुए 12 साल हो चुके हैं, और जब वो फोटो देखकर उन्हें याद करती है तो वो अपना दुख एक्सप्रेस नहीं कर पाती कि उनके खोने पर उनको कितना ज्यादा दुख हुआ था. सो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट द पोएम. From line number 1 to 4, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. Now paddling means class walking. Okay, यहाँ पर इस लाइन के अंदर जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रही है कि एक पुरानी सी फोटो एल्बम है, और उस फोटो एल्बम में जो कार्डबोर्ड के ऊपर एक फोटो लगी हुई है, ठीक है, उस पिक्चर को वो कंटिन्यूअसली देख रही है. ठीक है, उस फोटो को वो कंटिन्यूअसली देख रही है. उस पिक्चर के अंदर उन्हें क्या नजर आ रहा है? उनको नजर आ रहा है 3 लड़कियां हैं उस पिक्चर के अंदर जो कि बीच पर वॉक कर रही हैं, और एक दूसरे का तीनों ने हाथ पकड़ रखा है. जो बीच में लड़की है वो सबसे टॉल है और एज में भी बड़ी है. शी इज द टॉलेस्ट. द गर्ल विच इज देयर इन द मिडल इज द टॉलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट. तो वो जो बीच में लड़की खड़ी है वो बड़ी है. वो लड़की ने अपनी दो और साथ में जो गर्ल्स हैं उनका हाथ पकड़ रखा है जो कि उनसे छोटी हैं. ठीक है, अब यहाँ पर पोएट बताती है कि बीच वाली मिडिल वाली जो लड़की है वो उनकी मदर है, और वो उस समय सिर्फ 12 साल की थी जब ये पिक्चर क्लिक हुई थी. ये इस लाइंस के जरिए सिर्फ हमें पोएट इतना बता रही है. नाउ फ्रॉम लाइन नंबर 5 to 9 वी कैन सी all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. And the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Now, class, इस इन लाइन्स में जो पोएट है वो डिस्क्राइब कर रही है कि वो फोटो जब क्लिक करी गई थी उस समय का मूवमेंट क्या था, उस समय क्या हो रहा था. तो वो बताती है कि उस फोटो को क्लिक करते वक्त जो मेरी उसकी मदर की जो अंकल थे वो वहां पे थे और वो फोटो क्लिक कर रहे थे. तो उनके अंकल ने उनको बोला कि तुम रुक जाओ यहीं पर और यहाँ पर फोटो के लिए पॉज दो. तो जब वो लोग पॉज दे रहे थे, तीनों के तीनों जो है वो इतना ज्यादा कैमरे को देखकर स्माइल करते हैं, और स्माइल करते करते जो उनके बाल हैं वो खुले नजर आते हैं. ठीक है, उन्होंने अपने गीले बाल को, क्योंकि वो समुद्र में वॉक कर रहे हैं, पानी से उनके पूरे बाल भी गीले हो चुके हैं, वो गीले बाल जो है वो उन्होंने ओपन कर दिए हैं, और उस ओपन हेयर से अब वो स्माइल कर रही है. वो स्माइल उनके फेस पे भी नजर आ रही है और कैमरे में पिक्चर में भी दिखाई दे रही है. ओके, तो पोएट का जो अटेंशन है यहाँ पर, जो पोएट अपनी जो उनका अटेंशन जा रहा है वो सिर्फ अपनी मदर की फेस पे जा रहा है, और वो अपनी मदर को फेस को देख के बोल रही है कि कितना स्वीट फेस है उनका जो पिक्चर में नजर आ रहा है. और जब वो फोटो ली गई थी उस समय पे पोएट का जन्म भी नहीं हुआ था, यानी कि उनकी मदर की खुद 12 साल की थी तो वो उनकी बेटी कैसे होगी, है ना. तो बोलती है कि जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, ये उस टाइम की फोटो है जब मेरी मदर ने ये क्लिक कराई थी. और इस में जो पोएट है उनके पैरों को बोलती है टेरिबली ट्रांजिएंट. टेरिबली ट्रांजिएंट का मतलब ये है, यहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि वो बहुत यंग थी, बहुत छोटी थी, उनकी मदर 12 साल की थी, तो उनके पैर भी बहुत छोटे छोटे थे, और अब धीरे धीरे वो बढ़ने लगी तो उनके पैरों का साइज भी बढ़ा, वो बढ़ गए एकदम, तो चेंजेस आए. तो वो बोल रही है कि वो पैर जो वो समुद्र के अंदर चल रहे थे वो तो चेंज हो गए क्योंकि वो बड़ी हो गई, लेकिन जो समुद्र है वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है.
तो यहाँ पर वो एक ऐसे सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रही है। वो क्या डिस्क्राइब कर रही है? उनका समुद्र में पैरों से चलना, और उसमें डिस्क्राइब करते हुए बोल रही है कि वो पैर तो बड़े हो गए, चेंज हो गए, लेकिन वो समुद्र जो है अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, वो चेंज नहीं हुआ। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach, the sea, holiday. Now, class snapshot का मीन्स होता है फोटोग्राफ, ठीक है। अब वो बोल रही है कि ये जो फोटो है वो 20-30 years later she would laugh at the photograph। यानी जब क्लिक की उस फोटो के क्लिक करने के बाद 20 या 30 साल बाद उनकी मदर जब वो फोटो को देखती थी तो वो बहुत ज्यादा हंसती थी उस फोटो को देखकर, ठीक है। और वो जो है हमेशा से अपनी बेटी जो उनकी पोएट थी, वो बोलती कि हमेशा मुझे बताती थी कि ये देखो ये मेरी कजन्स हैं जो मेरे साथ फोटो में है, एक का नाम है बेटी और एक का नाम है डॉली, और देखो हमें किस तरीके से ड्रेसअप किया गया, ये हमारे पेरेंट्स ने हमें तैयार किया है इस तरीके से बीच पे जाने के लिए। और वो देखकर बहुत हंसती थी और हमेशा अपनी बेटी से ये सारी चीजें शेयर करती थी। They would have planned to take a photograph before it, और उन्होंने पहले से ही प्लान कर रखा था कि वो जो है फोटो वहां पे जाकर क्लिक जरूर करवाएंगे। So everything was planned. Was her past mine is her laughter, both dry with the labored ease of loss. Now class here you can see जो पोएट है वो एक्चुअल में रिकॉल कर रही है उस टाइम को, यहाँ पे रिकॉल कर रही है जब वो सी हॉलीडे पर उनकी मदर गई थी। तो वो बोलती है कि उनकी मदर का वो फेवरेट मोमेंट था पास्ट का। अगर उनकी मदर जब भी बताती थी तो बोलती थी कि पास्ट का उनका सबसे फेवरेट मोमेंट था वो सी हॉलीडे, जब वो समुद्र में गई थी और उन्होंने अपना हॉलीडे स्पेंड किया था ना। राइट का मीन्स यहाँ पे जो दिया हुआ है ये होता है आर्मी के मॉकिंग। मॉकिंग मीन्स मजाक उड़ाना। तो वो बोलती है कि वो उनका फेवरेट मोमेंट था और इस मोमेंट को वो बहुत हंसते हुए जो है हमेशा बताती थी। तो लेकिन पोएट अब ये बोल रही है कि उनकी मदर का वो पास्ट मोमेंट सबसे फेवरेट था, लेकिन उनका फेवरेट मोमेंट था जब उनकी मदर स्माइल करती थी, हंसती थी, लाफ करती थी। तो वो लाफ्टर, उनकी मदर का लाफ्टर पोएट का सबसे फेवरेट मोमेंट था, जो कि पास्ट का मोमेंट था। अब दोनों का ही जो ये मोमेंट है ये पास्ट मोमेंट है, क्योंकि दोनों की लाइफ में ही वो मोमेंट कभी नहीं आ सकता। जब उनकी मदर अपने बचपन की फोटो देखकर उसको फेवरेट मोमेंट बोलती थी तो वो बचपन वापस नहीं आ सकता था। और आज जब पोएट अपनी मदर की वो फोटो देख रही है और उसमें अपनी मदर का लाफ्टर याद कर रही है तो वो भी उनके लिए पास्ट का मोमेंट है, क्योंकि उनकी मदर अब जिंदा नहीं है तो वो डेफिनेटली वापस नहीं आ सकता। तो दोनों को जो है अब एडजस्ट करना पड़ेगा उस चीज के साथ जो उन दोनों ने खो दी थी। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived, and of the circumstance there is nothing to say at all. It's silence, silences. Now, class, as you all know, the meaning of silence is a complete absence of sound. इस lines के जरिए जो poet है वो कहना चाहती है कि उसकी मदर को अब मरे हुए, जब ये पोएम उन्होंने लिखी 12 साल हो चुके हैं, और जब ये फोटोग्राफ ली थी उस फोटोग्राफ में भी उनकी मदर की एज सेम 12 इयर्स की थी। हालांकि जो पोएट है वो ये सोचती हैं कि जो उनकी मदर की जो डेथ हुई वो उसको कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि उसका इफेक्ट उनके ऊपर इतना ज्यादा है। यू नो द सेंस ऑफ सेपरेशन, द सैडनेस ऑफ सेपरेशन इज लाइक दैट फीलिंग व्हिच एनीवन कैन नॉट एक्सप्लेन। तो यहाँ पे पोएट के साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस मोमेंट को जब उन्होंने अपनी मदर को हमेशा हमेशा के लिए खोया। और ये हमेशा से जो लॉस है उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस रहेगा। और उनकी डेथ ने, उनकी मदर की डेथ ने उनकी जो मदर थी उसको उनको साइलेंट कर दिया बिल्कुल, और उस साइलेंस ने पोएट को स्पीचलेस कर दिया। यहाँ पर देखो साइलेंस का मतलब ये है कि उनकी मदर का जो साइलेंट होना उनकी डेथ की वजह से था, और उनकी डेथ की वजह से जब वो साइलेंस हुई तो पोएट भी ऑटोमेटिकली साइलेंट हो गए। तो यहाँ पे एक साइलेंट ने दूसरी चीज को साइलेंट कर दिया। दैट इज व्हाट द पोएट वांट्स टू डिस्क्राइब फ्रॉम दिस वर्ड। ओके, नाउ क्लास विल हैव नाउ द लिटरेरी डिवाइसेस। हम बात करेंगे कि इस पोएम के अंदर कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल हुए। सबसे पहले तो एलिट्रेशन। एज यू ऑल नो दैट एलिट्रेशन का मतलब होता है दो रिपीटेड वर्ड्स जब साथ में एक सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं तो उन्हें हम एलिट्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूड
स्टिल मतलब दोनों में एस साउंड है और दोनों कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स है. थ्रू देयर दोनों कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में स्टार्टिंग साउंड टी एच है. ओके. माई मदर दोनों कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में एम साउंड जो है वो रिपीटेड है. ठीक है. टेरिबली ट्रांजिएंट दोनों कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में टी साउंड जो है वो रिपीटेड है. तो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड होना चाहिए, नॉट वाउल साउंड. वाउल साउंड में इट विल नॉट कंसिडर एज एन एलिट्रेशन. Silent silences again a sound is repeated at the beginning. Okay. Now next is oxymoron. Oxymoron ऐसा टर्म हम जब पोएट एक पोएम के अंदर इस्तेमाल करता है, एक ऐसा टर्म जहाँ पे दो वर्ड्स ऐसे जो कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ऑपोजिट होते हैं मीनिंग में, लेकिन दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि लेबर्ड ईज. ओके. लेबर्ड यहाँ पे इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत करना, और ईज का मतलब होता है बहुत आसान. तो लेबर्ड इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट एंड ईज इज समथिंग विच इज इजी. तो दोनों को जब कंबाइंड करके हम पोएट इसमें इस्तेमाल करें तो दिस इज व्हाट फिगर स्पीच, दिस इज ऑक्सीमोरन. Now next is your epithet. Epithet is basically a phrase जहां पर एक पर्सन या किसी चीज की क्वालिटी बताने के लिए हम किसी एक सिंगल वर्ड एडजेक्टिव का इस्तेमाल ना करके एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं. नाउ सिंगल वर्ड और फ्रेज में क्या डिफरेंस है? सिंगल वर्ड मतलब एक वर्ड, और फ्रेज मतलब एक से ज्यादा वर्ड वाला फ्रेज. जैसे कि दो वर्ड हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं. ठीक है. तो जहां पे दो या दो से ज्यादा वर्ड वाला एक आपका क्वालिटी बताने के लिए पोएट कोई फ्रेज को इस्तेमाल करे तो वो आपका एपिथेट होगा. जैसे यहाँ पे इस्तेमाल किया था टेरिबली ट्रांजिएंट. इसका मतलब है कि एक टेम्पररी चीज जो कि चेंज हो सकती है. तो वो किसकी क्वालिटी बताने के लिए ये इस्तेमाल किया गया था? फीट. मतलब उनकी मदर के जो पैर है, जो उनकी मदर के साथ जो कजन्स है, वो पैर बहुत छोटे छोटे थे और वो कैसे थे? टेरिबली ट्रांजिएंट थे, यानी ट्रांसफॉर्म होने वाले थे. वो धीरे धीरे चेंज जो है हो जाएंगे डेफिनेटली फॉर श्योर. सो उस क्वालिटी को बताने के लिए इस एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया जो कि फ्रेज वर्ड में था, एंड दैट इज वी कॉल एपिथेट. Okay, so with this we come to an end of this.